आदाब नाजरीन, आप सबकी खिदमत में ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए कुछ अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि तमाम साथी शहरियों को ईद मुबारक। ये त्यौहार बरादरी की रूह को तक़वियत देने और ख़ुद को इंसानियत की खिदमत के लिए सुरखरू करने का एक मौका है। आइए कोविड-19 के साथ रहनुमायाना उसूलों पर अमल करते हुए माशरे और मुल्क की भलाई के लिए काम करने का अज़्म करें, उन्होंने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर मुबारकबादी का पैगाम पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर नेक ख्वाहिशात, सबकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ। हमारी इज्तिमाई कोशिशों से हम आलमी वबाई मर्ज पर काबू पालेंगे और इंसानी फलाह व बहबूद को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की और सभी लोगों से कोरोना के प्रोटोकॉल की पैरवी करने और आलमी वबा के खैर से महफूज रहने की अपील की। सोनिया गांधी ने जुमा के रोज़ एक पैगाम में कहा कि भाईचारा, तहम्मुल और खैर खाही का ये त्यौहार सबके लिए अच्छी सेहत, खुशी और खुशहाली लाए और मुल्क में फैली बीमारियों, बेचैनी और मायूसी की फिजा को ख़त्म करे। उन्होंने मजीद कहा कि सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना वायरस की वबा को मद्देनज़र रखते हुए घरों पर ईद मनाएं और इन्फेक्शन से बचने की तमाम हिदायत और प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए अपनी और दूसरों की हिफाजत करें। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने ईद उल फित्र के मौके पर रियासत के मुस्लिम भाइयों और बहनों को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि रमज़ान सदका, भाईचारगी, रहमदिली, मोहब्बत और अमन की अहमियत को उजागर करता है। गवर्नर ने अपने पैगाम में दुनिया भर के तमाम अफराद के लिए बेहतर सेहत, खुशहाली और ज़िंदगियों में अमन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अमन, मोहब्बत, रहमदिली और भाईचारगी के जज्बात को परवान चढ़ाते हैं और ये कि ईद उल फित्र का त्यौहार तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का हकीकी मानों में आईनादार है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए नाफिज की जा रही मुतादिद स्कीमात और प्रोग्रामों से रियासत के मुसलमानों की ज़िंदगियों में मेयारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। कानून साज असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत के तमाम मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद उल फित्र की ईद को रियासत की एक अहम ईद के तौर पर शनाख्त रखती है। ये ईद मोहब्बत का पैगाम, अमन व अमान का पैगाम देती है। ईद की पुरखुलूस दुआओं के ज़रिए कोरोना का इंसदाद हो, सारी दुनिया को कोरोना जैसी वबा से निजात हासिल हो। मुसलमानों की खुशी में हमारी खुशी है। गंगा जमनी तहजीब का ये एक त्यौहार है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने सभी मुसलमान भाइयों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी और तमाम शहरियों को शुक्रिया अदा किया और कहा कि सभी को लॉकडाउन की ज़रूरत का एहसास है और अवाम हुकूमत के अहकाम पर अमल आवरी कर रही है और भरपूर ताउन दे रही है। अंजनी कुमार ने कहा कि लगभग सभी मसाजिद में इमाम, मौज़िन और मस्जिद कमेटी के कुछ अरकान ने नमाज ईद उल फित्र अदा की, बाकी सभी भाइयों ने घर पर ही नमाजें पढ़ी हैं। इसके लिए हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। ईदगाह में कहीं भी इज्तिमात नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद ये वबाई चेन टूट जाएगी, हर सड़क वीरान है, कमिश्नर ने कहा। हेलो, ओके भैया। थोड़ा सा लॉन्ग है तो बेहतरीन आएंगे ना, थोड़ा शॉर्ट प्लीज। कैमरा मैन
ప్రభుత్వం అమలు చేస్తా ఉన్నారు. మనతో మాట్లాడే స్పీడ్ గారు చెప్పండి ఎట్లా అమలు అవుతుంది? हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सबसे पहले आप सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं। हैदराबाद सिटी पुलिस के हर ऑफिसर्स, होमगार्ड ऑफिसर से लेकर कांस्टेबल ऑफिसर से लेकर सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग को बहुत खुशी है कि ईद उल फितर के मौके पे आपके सर्विस में पूरी पुलिस लगी हुई है। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, कोरोना से आप लोग को बचाने के लिए ये जो 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। आज सुबह ईस्ट जोन के बाद साउथ जोन देखने से पता चला कि पब्लिक में एक रियलाइजेशन है कि ये लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। किसी भी सड़क पे लोग अभी नहीं है। सुबह में इसेंशियल आइटम खरीदने के बाद 10 बजे के बाद सब लोग अपने घर वापस चले गए और आज अभी इस वक्त हर रोड बिल्कुल वीरान है। और पब्लिक कोऑपरेशन का एक और चीज आज देखने को मिला कि अभी तक जितनी भी जगह प्रेयर्स हुई हैं, हर जगह प्रेयर्स केवल मस्जिद के सदर पेश इमाम ही किए 2-3 लोगों के साथ। पब्लिक प्रेयर्स घर पे ही कर रही हैं, तो घर में ही नमाज अदा हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी ईदगाह में कहीं कोई गैदरिंग नहीं है, जो कि कोरोना वायरस को चेक करने के लिए बेहद ज़रूरी था। तो एक बार फिर से मैं हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर निकला उसको आप लोगों ने इज्जत फरमाया और लॉकडाउन से कोऑपरेट किए। मुझे पूरा यकीन है कि 10 दिन के बाद हैदराबाद में चेन ऑफ इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये नंबर कम होना शुरू होगा। शुक्रिया सर। एनडीएम केसेस में कुछ इजाफा हुआ था इसमें जो गाइडलाइंस, ये जो माहौल है, ये माहौल सेल्फ डिसिप्लिन का माहौल है, सेल्फ कोऑपरेशन का माहौल है और पब्लिक के तरफ से पूरी कोशिश भी हो रही है कि सब लोग घर के अंदर रहें। इस समय ये कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतें कोविड के संगीन खतरे को तस्लीम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वक्त सियासी तनकीदों का नहीं है, बल्कि इसको समझने की ज़रूरत है कि इस महामारी से अवाम को कितनी तकलीफ पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर मुहैया करवाने में मरकजी हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है। हम फ़ोन करते हैं तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से लोग मर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम को मतलूबा इंजेक्शन मुहैया करवाने में क्यों लापरवाही बरत रही है। बीजेपी कहती है कि वह अवाम को दरकार सभी सहूलियात बहम पहुंचा रही है, तो रेमडेसिविर क्यों दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा कि ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी को रियासत की अवाम की क्यों परवाह नहीं है। रेमडेसिविर ब्लैक में बिक रही है और रियासती हुकूमत इसके इंसदाद के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। అందులో 8 మంది చనిపోతున్నారు। ఇది ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది। ఇది మనం ఎవరో తప్పు పట్టడానికి కాదు, కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరికి కష్టం కలిగినా ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగినా చూడాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని। ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే చూడండి, ఈ రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ ఇప్పుడు ఎందుకు రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ అందించే దాంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం విఫలమైంది। నేను ప్రధానంగా ఎందుకంటే నేను ఒక కంపెనీకి ఫోన్ చేసిన, ఒక కంపెనీ ఎవరైతే ఈ యొక్క రెమ్డెసివిర్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఆ ఇండస్ట్రీకి ఫోన్ చేసిన, అందులో ఒకరితోటి మాట్లాడితే ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం
रमज़ान का महीना गुजर गया। मुसलमानों ने बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ रोज़े रखे, लेकिन ईद उल फित्र की नमाज वो तारीख़ मक्का मस्जिद और ईदगाह में अदा न कर सके, क्योंकि हुकूमत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। यहाँ तक कि मुसलमानों ने अपने अपने मोहल्ले की मसाजिद में 2 से 3 जमातें बनाकर नमाज ईद पढ़ने का मनसूबा बनाया, लेकिन हुकूमत और पुलिस ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी। इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों की ईद किसी कदर फीकी रही। लॉकडाउन है और लोग किसी से ईद मिलने भी नहीं जा सकते, इसलिए घर में ही अफराद ख़ानदान के साथ ईद मना रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि 4 घंटों की छूट है। हज़ारों लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं। मोहल्ले की मसाजिद में अगर नमाज ईद पढ़ने की इजाज़त दी जाती तो ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाती। वज़ीर सयाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हमेशा अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम करते हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो करोना के रहनुमायाना उसूल पर अमल करते हुए ईद मनाएं। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि खानगी दवाखानों में कोरोना के मरीजों से लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन KCR और तेलंगाना हुकूमत ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है और न ही कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हालांकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने CLP कायद भट्टी विक्रमार्का को 6 माह कबल तयक़ुन दिया था कि कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो कोरोना टेस्ट में इजाफा करें और फौरी तौर पर कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत करने के इक़दाम करें। ఆ తర్వాత మందులు అది కలుపుకుంటే సరే 3 లక్షలు అనుకున్నాం. సరే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఎంపీ ఉన్నాడు, ఏదో జీతం వస్తుంది, ఆయన మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతాడు. మరి ఈ రాష్ట్రంలో ఏ నర్సింగో ఏ చారియో మరి వీళ్ళందరూ ఇట్లా ఈ ₹1 లక్ష ఎట్లా కట్టాలి? అరే ఏంటి దుర్మార్గం? ఇప్పుడు ఒకటి జిల్లాల నుంచి అంబులెన్స్లు అంటే ఏమీ నియంత్రణ లేదు ప్రభుత్వంది, ఏమీ నియంత్రణ లేదు. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి లేడు. అదేదో విచిత్రం, మనం ప్రెసిడెంట్స్ రూల్లో ఉన్నట్టుగా చీఫ్ సెక్రటరీ మాట్లాడతారు. ముఖ్యమంత్రి వరకు ప్రత్యక్షంగా వచ్చి ప్రజలకి అష్యూరెన్స్ ఇచ్చింది కానీ హామీ ఇచ్చింది లేదు. సో నేను గో బ్యాక్ టు ఈ ఛార్జీల విషయంలో జిల్లాల నుంచి గతంలో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అంబులెన్స్లేమో కోవిడ్ పేషెంట్స్ ని జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్ తీసుకురావడం లేదు. 108, 104 వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేసింది. ప్రైవేట్ అంబులెన్స్లు గతంలో సరే ఏ మిర్యాలగూడ నుంచో ఏ సూర్యాపేట నుంచో ఏ కోదాడ నుంచో ఒక పేషెంట్ ని హైదరాబాద్ తీసుకురావాలంటే 3-4 వేల రూపాయలు తీసుకునేది. ఇప్పుడు 20-25 వేల రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రైవేట్ అంబులెన్సెస్ పేషెంట్స్ ని తీసుకురావడంలో సరే ఏమీ నియంత్రణ లేదు, ఏమీ రెగ్యులేషన్ లేదు, ఏమీ అంటే ఎవరికేమీ అసలు పట్టింపు లేదు. CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के तमाम मुसलमान भाई बहनों को ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात की ख्वाहिश की कि तमाम मुसलमान भाई मुल्क और रियासत से कोरोना वबा खत्म हो जाने के लिए दुआ करें।
उन्होंने मुसलमानों से इस बात की ख्वाहिश की कि वो ईद का एहतमाम करुणा के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए करें। रियासत तेलंगाना जिले रंगारेड्डी के आमंगल में कत्ल की अजीबोगरीब वारदात पेश आई। अभी तक आपने पढ़ा, सुना या देखा होगा कि किसी भी शख्स का कत्ल हथियार के जरिए किया जाता है या फिर गोली मार दी जाती है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि गाड़ी से टक्कर देकर एक नौजवान की जान ले ली गई। पुलिस ने बताया कि मिडीगट्टा तांडा से ताल्लुक रखने वाले बालकिशन और निरंजन सिंह के खानदानों के दरमियान गुज़िश्ता 20 साल से अराजियाती तनाज़ा है और वो दोनों आपस में भाई बताए गए हैं। हाल ही में बालकिशन सिंह के खानदान से जान का खतरा लाहक होने की शिकायत निरंजन सिंह और राजेश सिंह ने अमंगल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। दोनों भाई हमला होने के खौफ से परेशान थे। कल वो अपने दोस्तों और साथियों के साथ कारों में मिडीगट्टा गेट के पास वाक़े खेत पहुंचे। इस दौरान बालकिशन सिंह अपने हामियों के हमरा लारी लेकर वहां पहुंचा। उसने 2 कारों को टक्कर दे दी। उन्होंने राजेश सिंह के दोस्त 26 साल संदीप सिंह को टक्कर देकर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल की इस वारदात ने हादसात पर सवाल उठाकर खड़े कर दिए हैं और ये शुकूक और शुबहात पैदा होते हैं कि क्या तमाम हादसात इत्तेफाकी नहीं होते, जानबूझकर जान लेने के लिए भी टक्कर दी जा सकती है। मशरिकी गोदावरी के समरला कोटा में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक लारी ने पुलिस की गश्ती गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों पुलिस एहलकार मौके पर ही फौत हो गए। मुतवफ़्फ़ियों की शनाख्त तिम्मापुरम पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल मेहंदी सत्यानारायणा और होमगार्ड NS रेड्डी की हैसियत से हुई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब विजयवाड़ा से आने वाली कोविड-19 वैक्सीन गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इंदूर ब्रिज के पास ठहरी हुई थी। पुलिस का ख्याल है कि हादसे के वक्त लारी ड्राइवर को गुनूदगी आ गई होगी। हादसे में पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर पाबंदियां एक बार फिर शुरू हो गई हैं। जुमा की सुबह जिले कृष्णा के करीब तेलंगाना पुलिस के जरिए एम्बुलेंस को रोक दिया गया था। पुलिस इन एम्बुलेंसेस को वापस आंध्रा जाने को कह रही थी। इससे 2 दिन पहले रियासत तेलंगाना में एम्बुलेंस और कोविड-19 मरीजों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम हुकाम ने कहा कि एम्बुलेंस को दवाखानों में बेड की दस्तियाबी और हॉस्पिटल की इजाज़त के बाद ही तेलंगाना में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। तेलंगाना पुलिस ने जिले कृष्णा के जग्गयापेटा सरहद पर गैर मजाज गाड़ियां वापस भेज दी, जबकि आम मुसाफिरों को तेलंगाना में आने की इजाज़त है। कर्नूल तेलंगाना बॉर्डर पर भी यही सूरत हाल है। दरियासना तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुस्तैल होकर तेलंगाना हुकूमत को एम्बुलेंस को इजाज़त देने की हिदायत भी दी थी। गुंटूर रूरल के SP विशाल गन्नी ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना ने कुछ शराइत के साथ इजाज़त दे दी है। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर राजा राव ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज करवाने के लिए जो मरीज दवाखाने में शरीक हो रहे हैं वो 90% यहां से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा रहे हैं। डॉक्टर राजा राव ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल में ब्लैक कोरोना के 3 मरीज जेर इलाज हैं। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि गांधी हॉस्पिटल में बेड्स की कोई किल्लत नहीं। ICU में शरीक मरीजों को ठीक होने पर ऑक्सीजन बेड्स मुंतकिल किया जाता है और यहाँ से मजीद ठीक होने पर नॉर्मल बेड्स पर मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद सेहतयाब होने के बाद घर मुंतकिल कर दिया जाता है। तेलंगाना में किसी कदर कोरोना के केसों में कमी आई है। 24 घंटों में 4,693 नए केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 734 केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत के अजला में किसी कदर केसों में कमी आ रही है। अब तक मजमूई केसों की तादाद 5,16,404 हो चुकी है। सेहतयाब हो चुके अफराद की तादाद 6,876 है। मजीद 56,913 अफराद जेर इलाज हैं। 24 घंटों में 33 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है। मजमूई अमवात की तादाद 2,867 तक पहुंच गई है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 22,399 नए कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। अब तक की मजमूई तादाद 13,66,785 हो चुकी है। 24 घंटों में 18,638 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं।
आंध्र प्रदेश में इस वबा से 24 घंटों में 19 अफराद की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश से हैदराबाद इलाज के लिए आने वाले मरीजों की एम्बुलेंस और इमरजेंसी गाड़ियों को चेक पोस्ट के पास रोक देना गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ है। दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर फौरी बातचीत के जरिए संगीन मसले को हल करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के कोरोना मरीजों को हैदराबाद आने से रोकने पर उसको कर्नूल के दवाखाने में शरीक करवाया गया। कोरोना मरीजों को रोकने के ताल्लुक से दोनों रियासतें फौरी फैसला लें। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि आज कोरोना वायरस से हर शख्स परेशान है, हम उनकी मदद करने के बजाय उनके इलाज को रोकना सरासर गलत इक़दाम है। उन्होंने कहा जो फार्मूला है, भारत बायोटेक का जो फार्मूला है, फार्मूला लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।